हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 20वां लेसन उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन, जिसके लास्ट वीडियो में हमने निवेश फलन के बारे में जाना था। हमने बात की थी कि निवेश के 4 प्रकार होते हैं। सार्वजनिक निवेश जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, निजी निवेश जो कि निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, स्वायत्त निवेश जो कि आय से प्रेरित नहीं होता और सरकार के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है, और इसके बाद हमने प्रेरित निवेश की बात की थी जो कि आय से प्रेरित होता है, बढ़ता हुआ होता है। आय के बढ़ने के साथ साथ ये निवेश बढ़ता चला जाता है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने वो डायग्राम थे वो भी अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए हम देखते हैं बचत व निवेश के पहलुओं के बारे में, कि बचत और निवेश के कितने कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरीके से आपस में बराबर होती हैं और किस तरीके से आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो पढ़े, हम करें शुरू। तो बच्चों, बचत और निवेश के 2 पहलू यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आपकी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बचत और निवेश के बारे में 2 पहलू हैं। पहला जो पहलू है वो है प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रत्याशित जिसकी कि हम आशा करते हैं कि भाई हमारे 1 साल में इतनी बचत हो जाएगी या 1 साल में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आशा कर पा रहे हैं कि हम इतना करेंगे। अब जरूरी तो नहीं है उतना ही हो पाए, क्या पता हमारी आय कम हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आय तो है लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए तो हम इतना निवेश नहीं कर पाए या इतनी बचत नहीं कर पाए। तो यहाँ होती है प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश, चूंकि इनके बारे में केवल आशा की जाती है, अजम्पशंस लगाए जाते हैं, इसीलिए प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश कभी आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, यहीं पे यहीं लिखा हुआ है प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना है, एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसकी परिभाषा क्या है, किसी एक विशेष साल में जो लोग बचत करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशित बचत। अर्थात 1 साल में जो भी बचत की आशा की जाती है कि कितनी बचत हो पाएगी वो होती है प्रत्याशित बचत। वो भी आय पे डिपेंड करती है कि आय कितनी होगी। तो हम अजम्पशन कर लेते हैं, जैसे कि आपने मान लिया कि भाई हम हमारे साल भर में 30,000 रुपये बचा पाएंगे। अब जरूरी तो नहीं है 30,000 रुपये बचा पाएँ, 40 भी बचा लें या 30 की जगह 25 ही रह जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिकतर आपको पता है कि बचत किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है, परिवार वालों के द्वारा की जाती है। तो ये प्रत्याशित बचत भी परिवार वालों के द्वारा की जाती है, जिसकी केवल आशाएं लगाई जाती हैं, अनुमान लगाए जाते हैं कि साल भर में इतनी बचत होगी। अब प्रत्याशित बचत की तरह ही प्रत्याशित विनियोग या प्रत्याशित निवेश होता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादककर्ता के द्वारा। हमने दूसरा सेक्टर पढ़ा था ना कि जो व्यवसायिक क्षेत्र है वो ही क्या करता है, निवेश करता है, और उसके द्वारा भी ये सोचा जाता है, उसे लगता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी या उसकी मात्रा में, पूर्ति में वृद्धि होगी, करेंगे यदि हम तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी, तो उस वस्तु पर वो कितना अधिक निवेश करता है। समझ में आया। तो 1 साल में जो भी उसके द्वारा निवेश की आशा की जाती है उसे ही हम कहते हैं प्रत्याशित निवेश। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उद्यमकर्ता वस्तु की बिक्री बढ़ाने की आशा में अपनी वस्तुओं के भंडार को बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशित निवेश। क्योंकि उद्यमकर्ता का उद्देश्य ही क्या होता है, लाभ कमाना। तो वो क्या चाहता है, अधिकतम से अधिकतम उसकी बिक्री बढ़ाऊं, अधिकतम से अधिकतम उसका उत्पादन करूं और क्या करूं, लाभ कमाऊं। तो वो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करता है, निवेश करता है, और उसके द्वारा जो निवेश की आशा की जाती है उसे ही हम प्रत्याशित निवेश कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखने लायक है कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश कभी आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि बचत करने वाले कौन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर अर्थात परिवार होता है, और जो निवेश करने वाले हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं व्यवसायी क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर। तो ये दोनों अलग अलग समूह होते हैं। परिवार वाले क्या पता कितनी बचत कर पाएं और निवेश करता पता नहीं कितना निवेश कर पाए। अर्थात इन दोनों की जो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश है वो कभी आपस में बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कभी आपस में बराबर नहीं होते। कौन सी वाली, प्रत्याशित। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ रहा है, यही लिखा हुआ है कि बचतकर्ता और निवेशकर्ता अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, अतः प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अब प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इसी वजह से आय में, उत्पादन में और रोजगार में क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है। यदि निवेश की मात्रा अधिक हो गई
तो क्या होगा, बचत कम हो गया तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी। समझ में आया? और यदि बचत की मात्रा अधिक हो गई तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या होता है, असंतुलन रहता है, ये दोनों कभी समान नहीं होते। इसीलिए अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार और उत्पादन तीनों चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश में अंतर, इन दोनों में क्या रहता है, बराबर नहीं होते। इसी वजह से आय, उत्पादन और रोजगार स्तर में क्या आता है, उतार चढ़ाव होता है। अब हमने बोला था पहले ही कि बचत और निवेश के दो पहलू होते हैं। ठीक है, प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश की हम बात कर ही रहे थे। अब हम इसका पहला एस्पेक्ट देते हैं कि मान लिया कि प्रत्याशित निवेश तो हो जाए ज़्यादा और प्रत्याशित बचत हो जाए कम, क्योंकि हमने बात की ना कि दोनों कभी बराबर नहीं होते। तो पहली जो स्थिति है वो है प्रत्याशित निवेश अधिक हो जाए प्रत्याशित बचत से। यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट तो अधिक हो गया, किससे, सेविंग से। अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि यदि निवेश अधिक होगा तो निवेश अधिक होने से क्या होगा, जो बचत है बचत कम हो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लोग अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। बचत कम कर रहे हैं और खर्चा अधिक कर रहे हैं। अब खर्चा अधिक कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उपभोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य होता है कि समग्र मांग तो अधिक हो जाती है और समग्र पूर्ति कम हो जाती है। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना कि बचत कम है, इसका तात्पर्य क्या है, लोग अधिक से अधिक उपभोग कर रहे हैं, अर्थात वो अपनी मांग को बढ़ा रहे हैं, और पूर्ति क्या हो रही है, वहां पर कम हो रही है। तो समग्र मांग अर्थात हम कह सकते हैं एडी। यहाँ पर समग्र मांग तो हो रही है अधिक और समग्र पूर्ति हो रही कम। यहाँ पर भी ये लिखा है, इस स्थिति में समग्र मांग अधिक और समग्र पूर्ति कम हो रही है। अब मांग अधिक हो रही है, लोग अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो अधिक से अधिक उपभोग कर रहे हैं, कम बचत कर रहे हैं। तो उस मांग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं उद्यमकर्ता, अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को क्या करते हैं, रोजगार में लगाते हैं। करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उद्यमकर्ता का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। अब जब उसे लग रहा है कि मार्केट में मांग बढ़ रही है तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार में लगाएंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का बचत स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वापस से प्रत्याशित बचत बढ़ जाएगी और प्रत्याशित निवेश के बराबर हो जाएगी। आगे लॉजिक समझ में कि किस तरीके से प्रत्याशित निवेश अधिक है तो किस तरीके से प्रत्याशित बचत बढ़ती है और फिर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः उद्यमकर्ता द्वारा बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक साधन लगाकर उत्पादन बढ़ा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ेगी, और बचत और निवेश क्या हो जाएंगे, वापस से बराबर हो जाएंगे। कोरिलेट कर पा रहे हैं कि समग्र मांग यदि बढ़ेगी तो उसके लिए अधिक उत्पादन स्तर बढ़ाया जाएगा उद्यमकर्ता के द्वारा, जिससे आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ जाएगी और निवेश और बचत बराबर हो जाएंगे। यह हमारी स्थिति फर्स्ट हो गई। अब यदि हम सेकंड स्थिति देखें तो वो भी यही है, इसका उल्टा कर देना है हमको कि यदि हम कहें प्रत्याशित बचत अधिक है और प्रत्याशित निवेश कम है, यही है हमारे सामने सेकंड स्थिति। प्रत्याशित बचत तो क्या है, अधिक है, और प्रत्याशित निवेश कम है। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, प्रत्याशित बचत अधिक है, इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उपभोग कम कर रहे हैं और आय उनकी जो है उसमें उपभोग कम कर रहे हैं और बचत अधिक कर रहे हैं। अब वो अधिक बचत कर रहे हैं, उपभोग कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो समग्र मांग उनकी क्या है, कम है, और समग्र पूर्ति अधिक है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि जो समग्र मांग है वो कम है और समग्र पूर्ति अधिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा मांग ही नहीं की जा रही वस्तुओं की, वो तो अधिक क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। अब उनकी समग्र मांग कम है तो क्या होगा, जो उद्यम करता है उन्होंने जो उत्पादन कर रखा है उसका स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा उनके पास, वो बिक ही नहीं रहा है क्योंकि लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, उनकी पूर्ति अधिक हो गई है। तो वो स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार पे से हटाएंगे, उत्पादन का स्तर घटाएंगे, और इससे क्या होगा, रोजगार पे से घटाएंगे, रोजगार कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, इससे लोगों की आय कम हो जाएगी। अब आय कम हो जाएगी तो लोगों का बचत स्तर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर से बचत और निवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दैट्स ऑल, यही सारी चीजें हैं। आपको जो हमने स्थिति फर्स्ट बताई थी उसका हमने यहाँ पर जस्ट क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है कि यहाँ पर प्रत्याशित बचत अधिक चल रही है, प्रत्याशित निवेश से बचत अधिक है, इसका मतलब समग्र पूर्ति अधिक है समग्र मांग से। तो लोगों के पास स्टॉक इकट्ठा पड़ा है और उस स्टॉक को पूरा करने के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए उनको जरूरत पड़ रही है, तो वो और अधिक इकट्ठा क्यों करेंगे, और अधिक उत्पादन क्यों करेंगे, इसलिए वो उत्पादन को कम कर देंगे, जिसके फलस्वरूप रोजगार भी कम हो जाएगा, आय भी कम हो जाएगी और लोगों का बचत स्तर कम होने लगेगा और निवेश के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही स्थिति 2 बता रही है कि यहाँ पर समग्र पूर्ति समग्र मांग से क्या है, अधिक है। ठीक है, समग्र पूर्ति क्या है, अधिक है।
अतः उद्यमकर्ता के पास वस्तुओं का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वे रोजगार के स्तर को घटाएंगे, कम उत्पादन करेंगे, इससे राष्ट्र आय घटेगी और अंत में बचत और निवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य निवेश और बचत में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। कौन सी? प्रत्याशित। इसी की वजह से आय, उत्पादन और रोजगार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने दोनों स्थितियां देख ली कि यदि प्रत्याशित बचत अधिक हो तो क्या होगा, प्रत्याशित निवेश अधिक हो तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले बात की प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश की। अब हम देखते हैं बचत और निवेश का दूसरा पहलू, जिसका नाम क्या है, पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग। ठीक है, यहाँ पर यही नाम है, पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग। इनको दोनों नाम दे सकते हैं हम, पूर्वव्यापी बचतें और पूर्वव्यापी विनियोग भी बोल सकते हैं। और इजी यदि आपको रखना है तो आप इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए इसका, एक्स पोस्ट। वो एक्स एंटे थी क्योंकि प्रत्याशित थी, ये एक्स पोस्ट अर्थात क्या है, ये संपादित है, तो एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसका इंग्लिश में नाम है। अब बच्चों हमने बात की थी कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनिवेश कभी बराबर नहीं होते, लेकिन ये पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग वो होते हैं जो कि वास्तव में होते हैं। साल के अंत में जो हमें वास्तव में बचतें प्राप्त होती हैं और वास्तव में जो निवेश होते हैं वो पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग अर्थात हम कह सकते हैं एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये वास्तव में वही चीज़ होती है जो कि अर्थव्यवस्था में होती है। ये वास्तविक चीज़ होती है, वो प्रत्याशित थी, ये वास्तविक होती है, इसीलिए ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। पूर्वव्यापी बचतें जो कि परिवार वास्तव में बचाते हैं, साल के अंत में हमें पता चलता है कि वास्तव में यही बचाया गया है। और संपादित निवेश वो हैं जो कि उद्यमकर्ता द्वारा वास्तव में किए जाते हैं। वास्तव में जो होता है मतलब ये रियलिटी है, यही एक्चुअलिटी है, तो इसी वजह से दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए आय के सभी स्तर पर एक्सपोस्ट सेविंग बराबर एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर। इसको मिटा दो, वापस लिखते हैं एस बराबर आई, ये आपस में क्या होता है, बराबर। समझ में आ गया बच्चों? तो किस तरीके से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग। जबकि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित विनियोग क्या होते हैं, अनुमान होते हैं, इसीलिए आपस में बराबर नहीं होते। आपको समझ में आ गया बचत और निवेश के दो पहलू। अब आगे के लिए हम पढ़ते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी व्यक्ति निवेश करता है तो इन दोनों इस चीज़ों को बहुत अधिक ध्यान में रखता है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या है, तभी वो निवेश कर पाता है। तो हमको यदि आगे निवेश के बारे में जानना है, हमें आगे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमें निवेश का पता होना जरूरी है। निवेश का पता होना जरूरी है, तो इसके लिए हमें पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को जानना बहुत आवश्यक है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्या होता है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रिलेटेड किससे है। तो निवेश करने के लिए कोई भी उत्पादक दो चीज़ों को कंसिडर करता है, एक तो करता है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को और दूसरा करता है ब्याज दर को। इन दोनों में कंपैरिजन करता है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक है या निवेश या ब्याज दर अधिक है। ठीक है, यदि पूंजी की, हम आगे पढ़ेंगे, यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक होती है तो ही उत्पादक के द्वारा निवेश किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। तो निवेश करने के लिए दो पहलू ध्यान में रखे जाते हैं, एक तो है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और एक है ब्याज दर। ठीक है, अब पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है और ये किन तत्वों पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता दो तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो है प्रत्याशित आय, मतलब हमने कोई भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, तो हमें भविष्य से उससे कितनी आय प्राप्त होगी। ठीक है, एक तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरा है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत मतलब हम कितनी लागत लगा रहे हैं, अर्थात हम कितना निवेश कर रहे हैं। तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता इन दोनों का अनुपात ही होता है, एक तो निवेश करने की लागत मतलब हमने कितना पैसा लगाया, दूसरा कि हमें उससे भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी। समझ में आया? एक तो लागत और एक आय, इन दोनों का अनुपात ही होता है क्या, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता बट्टे की वह दर होती है जो कि पूर्ति कीमत या परियोजना की लागत को भविष्य के प्रतिफल के बराबर करती है। हमने यही बात की थी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी। पूंजी की जो कार्यकुशलता है उसे बट्टे की दर भी कह सकते हैं, इसके अलावा प्रत्याशित लाभ की दर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है,
पूर्ति कीमत अर्थात हमने जो भी परियोजना में लागत की है, अर्थात हमने जो निवेश किया है उसमें जितना हमने पैसा लगाया है उसको भविष्य में हमें कितना प्रतिफल प्राप्त होगा, मतलब भावी आय कितनी होगी, उसको बराबर करने की कोशिश करती है। क्योंकि कोई भी उत्पादक निवेश करेगा, जितना पैसा लगाएगा तो वह सोचेगा ना कि मैंने जितना पैसा लगाया है उतना मुझे भविष्य में उससे आय तो प्राप्त हो ही हो। उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब उसे लाभ होता है। तो इसीलिए जो परियोजना की लागत है उसको भविष्य में जो आय प्राप्त होने वाली है उससे बराबर करती है क्या? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। ये इन दोनों का क्या होती है? अनुपात होती है। यहाँ ये लिखा है कि पूर्ति कीमत, अब सबकी डेफिनेशन बताएंगे। पूर्ति कीमत क्या होती है? अर्थात परियोजना की लागत, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय या लागत। हम कितना व्यय या लागत कर रहे हैं, अर्थात हम कितना निवेश कर रहे हैं, वो तो क्या हो गई? पूर्ति कीमत। और प्रत्याशित आय क्या होती है? मतलब हमने जितनी लागत की है, हमने जितना पैसा लगाया है, जितना हमने निवेश किया है, उससे हमें भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी, ये होती है हमारी प्रत्याशित आय। कि निवेश करते समय ध्यान रखा जाता है कि भविष्य में कितने प्रतिफल प्राप्त होंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता दो ही चीज़ों से डिपेंड करती है। एक तो हो गया पूर्ति कीमत, अर्थात परियोजना की कितनी लागत है, निवेश करने में कितनी लागत लगी है। दूसरा है प्रत्याशित आय, अर्थात भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी। तो इन दोनों का अनुपात होती है क्या? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। आगे बच्चों समझ में, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, परियोजना लागत और भावी आय। आगे है, इसका सूत्र दे रखा है, इस तरीके से डिपेंड करती है कि किस तरीके, किन दो रेशो क्या होता है। C बराबर यहाँ पर है परियोजना की लागत, अर्थात पूर्ति कीमत कितना है। R बराबर यहाँ पर है बट्टे की दर, अर्थात क्या है? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। R1 R2 ये हमको दे रखा है। इसके बाद 1 प्लस R, फिर इसके पास 1 प्लस R का स्क्वायर, 1 प्लस RN, मतलब आगे के सालों में दे रखा है। तो यहाँ पर R ब्याज दर नहीं है, बल्कि R क्या है यहाँ पर? बट्टे की दर। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला R है वो है भविष्य में कितना प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये इसका सूत्र बनेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि एक जो निवेश करता है उसने एक मशीन ली 5,000 रुपये में। तो जो 5,000 रुपये है वो उसकी हो गई लागत, परियोजना की लागत हो गई। अब वो ये आशा करता है कि जो मैंने एक साल में ये जो मशीन ली है 5,000 रुपये, ये मुझे भविष्य में, मतलब एक साल के अंदर कितना कमा के देगी? मुझे 2,000 रुपये कमा के देगी। एक साल में 5,000 रुपये की मैंने मशीन लगाई है, वो मुझे एक साल में 2,000 रुपये कमा के देगी। अगले साल भी 2,000 कमा के देती है, 2,500 कमा के देती है, 1,500 रुपये कमा के देती है। उससे अगले साल कितनी कमा के, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही कहलाता है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। ठीक है। अब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद ही तो हमें समझ में आएगा कि कितना उसको कमा के देगी वो। ठीक है। आगे बच्चों क्लियर है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो परियोजना की लागत कि कितनी लागत लगी है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? भविष्य में होने वाली आय। इन दोनों का अनुपात होती है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। आगे देखें हम, आगे है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता विनियोग में वृद्धि के साथ घटती जाती है। इसके दो कारण हैं, यहाँ हम डायग्राम बना के भी देखेंगे। विनियोग से संबंध बताएंगे। हमने निवेश बताया ना, निवेश दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज की दर। अब पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और निवेश में क्या संबंध होता है? तो ये दोनों ऋणात्मक रूप से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे विनियोग बढ़ाया जाता है, निवेश किया जाता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता घटती चली जाती है। तो MEC वक्र कैसा होता है? MEC पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता वक्र होता है ऋणात्मक ढाल का। यहाँ पर हम दिखा देते हैं I अर्थात विनियोग, और यहाँ दिखा देते हैं हम MEC पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। तो जैसे जैसे विनियोग बढ़ता चला जाएगा, जैसे ये I से I1 हो गया तो ये बट्टे की दर है वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। ये विनियोग बढ़ गया तो ये यहाँ से R1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि विनियोग की दर जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे ये I से I1 हुई विनियोग की दर, तो बट्टे की दर अर्थात पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता घटती चली जाएगी। अब इसके पीछे भी दो कारण है। क्या कारण है? कि जैसे हमने एक मशीन खरीदी, तो एक मशीन हमने 5,000 रुपये की खरीदी, उसने हमें कितना रुपये कमा के दिया? 2,000 रुपये। अब हम दूसरी मशीन खरीदेंगे तो वो हमें थोड़ा सा कम कमा के देगी, तीसरी खरीदेंगे तो थोड़ा सा कम कमा के देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो वस्तु की जो मांग है वो तो कम होती चली जाएगी, पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी होती चली जाएगी। इसलिए प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो कम होता चला जाएगा। पूंजी की जो सीमांत कार्यकुशलता है वो कम होती चली जाएगी।
समझ में आ गया। यहाँ पर यही दे रखा है कि अधिक उत्पादन के लिए पूंजी का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता है, प्रत्याशित लाभ की मात्रा क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। जैसे जैसे हम निवेश करते चले जाते हैं तो हमें जो लाभ मिलने वाला होता है, क्योंकि उत्पादन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, कीमतें कम हो जाती हैं, तो लाभ की दर है वो भी हमारी कम हो जाती है। अधिक उत्पादन से उत्पादित वस्तु की कीमतें क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। इसीलिए विनियोग यदि बढ़ता है तो प्रत्याशित लाभ की दर घटती चली जाती है। इसकी वजह से जो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता है वो घटने लगती है। तो इसका पहला कारण आपको समझ में आ गया कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता विनियोग के साथ क्यों घटती चली जाती है, क्योंकि अधिक उत्पादन पर कीमतें घटने लग जाती हैं, लाभ की मात्रा घटने लग जाती है। जो इसका दूसरा कारण है वो क्या है, पूंजी की मांग बढ़ने पर उसकी पूर्ति कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब पूंजी की मांग बढ़ रही है, अर्थात हम अधिक निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत अधिक पूंजी की मांग किए जा रहे हैं, हमें पूंजी की आवश्यकता हो रही है क्योंकि बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में पूंजी महंगी हो जाती है। जिस चीज़ की अधिक मांग होती है वो चीज़ें महंगी होती ही नहीं होती है, तो वो अधिक महंगी होती चली जाती है, जिससे हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत बढ़ती चली जाती है। दो ही कारण है, एक तो लागत बढ़ती चल जाए और एक प्रत्याशित आय कम होती चली जाए। तो लागत तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो हमें काम में आ रही है पूंजी, वो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाती है, इसी कारण हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है। और दूसरा जो कारण है वो हमारी क्या है, आय कम हो जाती है। तो आय का कम होना, जो प्रत्याशित आय है उसका तो कम होना और परियोजना की लागत का बढ़ जाना, इसी वजह से क्या होता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता निवेश बढ़ने के साथ घटती चली जाती है। आपको समझ में आ गया कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता निवेश बढ़ने के साथ इसीलिए घटती चली जाती है क्योंकि प्रत्याशित आय की मात्रा तो घटती चली जाती है और परियोजना की लागत बढ़ती चली जाती है निवेश बढ़ाने के साथ साथ। इसके पीछे में हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया, दोनों रीज़न आपको समझ में आ गए। इसी वजह से क्या होता है कि विनियोग अधिक करने पर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता घटती चली जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए है कि एक निवेशक निवेश संबंधी निर्णय के लिए पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता की ब्याज दर से तुलना करता है। समझ में आया कि एक निवेशक क्या करेगा। हमने देखा कि निवेश दो तत्वों पर निर्भर करता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो दो तत्वों पर निर्भर करता है। एक तो है MEC अर्थात पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दर। तो इन दोनों में से वो देखेगा कि जो अधिक होगा, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, निवेश करेगा, अर्थात वो ब्याज दर पर जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यदि MEC अधिक होती है, किससे, ब्याज दर से, यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक है, उसे आय अधिक प्राप्त हो रही है, भविष्य में प्रत्याशित आय तो अधिक है और परियोजना की लागत कम है, तो वो क्या करेगा, निवेश करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, अपना जो पैसा है वो निवेश करने की बजाय ब्याज दर पर चला देगा। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि किसी जो उत्पादक है उसने 10,000 रुपये की मशीन ली और उसे लग रहा है कि मुझे जो प्राप्त जो आय है वो मुझे अधिक प्राप्त हो जाएगी, तब तो वो क्या करेगा, 10,000 से अधिक प्राप्त हो जाएगी। वो परसेंटेज भी देख सकता है उसका कि भाई मुझे यहाँ पर अधिक प्राप्त हो रही है और ब्याज दर ये चल रही है। तो वो दोनों में तुलना करने के बाद ही वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता उसे अधिक लगती है तो वो निवेश कर देगा, और यदि उसे ब्याज दर अधिक लगती है तो वो वहाँ पर निवेश करने की बजाय वो अपना पैसा ब्याज पर दे देगा। तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती है किसके लिए, निवेश के लिए। ठीक है, तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक होनी जरूरी है, किसके लिए, निवेश के लिए। ठीक है, अब विनियोग का जो साम्य स्तर है वो कहाँ पर होगा, जो विनियोग है इन दोनों तत्वों पर निर्भर करता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता पर, ब्याज दर पर। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पर विनियोग का साम्य स्तर निर्धारित होगा। तो विनियोग का साम्य स्तर वहाँ निर्धारित होगा जब पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या उत्पादकता बराबर हो जाएगी किसके, ब्याज दर की। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता किसे कहते हैं, समझाइए ये किन दो तत्वों पर निर्भर करती है। जो दो तत्व हैं, परियोजना लागत या पूर्ति कीमत किसे कहते हैं, या प्रत्याशित आय या भावी आय क्या होती है, प्रत्याशित लाभ की दर क्या होती है। इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। दोनों में क्या संबंध होता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और विनियोग में, और एक उत्पादक कब निवेश करेगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। और इसी के साथ गुड न्यूज़ ये है कि आपका चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आपने पूरा टॉपिक जो उपभोग फलन है, बचत फलन है और निवेश फलन है, हमने एक एक स्टेप में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। जो भी डायग्राम आपको बोर्ड पे बनाए गए बताए हैं उनको सबको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब आगे के लिए हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।